नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल शाह आपसे पिछले कुछ समय से एजुकेशनल सीरीज डिस्कस करती जा रही हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इमोशंस को कैसे अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमा से पहचानना, किस प्रकार से चाइल्डहुड की तरफ जाना, मेमोरीज को एक्सप्लोर करना और उसे कैसे रिलीज़ करना। यानी कि आपके जो एक्सप्रेशंस दबे हुए हैं या जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनके पीछे के जो कारण हैं उसको जानिए और उसको हील करिए। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने से पहले या आपसे कुछ और डिस्कस करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे साथ साथ अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। आपकी जो डे टू डे लाइफ जो सिचुएशंस आप डील करते हैं उसमें चेंजेस और अवेयरनेस का काम करना चाहती हूँ। हर एक व्यक्तियों को वो चीज़ें अवेलेबल हों, वो चीज़ें जहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे उनके जीवन में कैसे इमोशंस को जानना, कैसे उसे हील करना, कैसे उनसे डील करना, किस प्रकार से अपनी पेन और सफरिंग से मुक्ति पाना, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। तो ये वीडियो बनाने का के पीछे का इंटेंशन भी ये है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करते जाइए और अपनी हीलिंग पाते जाइए। पर क्या मैं जितनी आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूँ, क्या आप अपने लिए डेडिकेटेड हैं, है ना? या आप अपने जीवन के प्रति समर्पित हैं? क्या आप वाकई ही चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमसे जुड़िए, हमसे अपनी बातें डिस्कस करिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए भी प्रश्न रखिए। और जब लाइव सेशंस लेते हैं हम, तो उनमें आपके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, आपको वो गाइडेंस भी दी जाती है। कोशिश करते हैं कि हम बार बार जब भी समय मिलता है हम लाइव सेशन पे आने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हम लॉन्च करते जा रहे हैं। बहुत से लोगों की ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लाइफ को इनिशिएट करना शुरू कर चुके हैं। कितनी सारी चीज़ें हम आपको सर्व कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी ऑफर्स हम आपको सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये आता है, क्या मैम आपके सेशंस चार्जेबल हैं या क्या आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो लेते हैं वो चार्जेबल हैं? जी हाँ, वो चार्जेबल हैं। हम 3D वर्ल्ड में जीते हैं, हर एक चीज़ों की एक वैल्यू होती है। जब आप कुछ वैल्यू पे करके कुछ लेंगे, कुछ पाएंगे, तो आपका गिव एंड टेक यहाँ पे बैलेंस होता है, यानी कि आपका एनर्जी एक्सचेंज बैलेंस होता है, कर्मा भी आपका यहीं से बैलेंस होता है। और कोई चीज़ जो आप खरीद रहे हैं या पा रहे हैं या नॉलेज भी आप ले रहे हैं, उसकी वैल्यू होती है, आप उसको जीवन में उतार पाते हैं। वरना कभी इस विषय को सोचिएगा कि हमारे आसपास हमारे कितने ग्रंथ मौजूद हैं, कितने साहित्य हमारे पास मौजूद हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल जो एंशिएंट टाइम से हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे जो बस एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमारे लिए खोज रखी है। कितना ऐसा ज्ञान हमारे आसपास भरा पड़ा हुआ है, क्या वो हमें काम आता है? बहुत कम मात्रा में हम उसको उपयोग में ले पाते हैं, क्योंकि हम एक मेंटालिटी से जीते हैं कि जो आपको सस्ते में या फ्री में मिल जाता है उसकी आपको कीमत नहीं होती है। तो आप सोचिएगा, समझिएगा कि जितना आप इन वीडियो के माध्यम से, जब भी हम ये वीडियो बनाते हैं, कम से कम 200 से ऊपर के वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। बहुत रेयर लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया होगा, या हमारे अलावा इस प्लेटफॉर्म पे और भी कितने लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए सर्व करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, आपको बताते हैं, इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। वो सारा नॉलेज, अब चाहो उतना नॉलेज पड़ा हुआ है, अब जितना चाहो उतना आप ले सकते हो, पर क्या उसका उपयोग आप कर पाते हो? और अगर कर पाते हो तो कितनी मात्रा में कर पाते हो? ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न है, जो चीज़ आपको अपने आसपास विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है वो आपके फ़ायदे की नहीं होती है, आपको ऐसा लगता है, ये आपकी मेंटालिटी होती है। अदरवाइज़ अगर कोई चाहे तो अपना ये ज्ञान खुद से भी पा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास जाना ही, किसी को सुनना ही, या किसी के पास आपको कुछ रिसीव करना, जी नहीं। पर सिस्टमेटिक एक प्रोसेस होती है। आप अपने साथ रॉ फॉर्म में कोई भी काम करेंगे और एक सिस्टमेटिक
प्रोसेस करेंगे, दोनों में फ़र्क होता है। तो हम आपको वो सिस्टमेटिक प्रोसेस प्रोवाइड करते हैं कि किस प्रकार से आपके सबकॉन्शियस को एक्टिव करना, किस प्रकार से आपके इमोशनल या मेंटल फियर्स को एक्नॉलेज कराना, किस प्रकार से आपको पास्ट में ले जाना, आपके कर्मा के क्लियरेंस करवाना। ये सब हम आपको एक थेरापेटिक स्टेट में प्रोवाइड करते हैं, है ना, कि जहाँ पे आपके साथ एक सिस्टम में काम किया जाता है और उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमें एड ऑन करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का जब 3D वर्ल्ड में जीते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। और जब आप इक्वल एनर्जी एक्सचेंज के मोड पे जाते हैं तो आप उन चीज़ों को हेल्दी वे से रिसीव कर सकते हैं। तो आज का जो पार्ट 10, ये 10वां पार्ट है हमारी एजुकेशनल सीरीज़ का, उसको हम हेल्दी वे में एनर्जी एक्सचेंज क्या है उस फॉर्म में सीखेंगे। यह सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज की बात नहीं है, यानी कि मनी की बात नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज आपके इमोशंस के थ्रू भी होती है। तो आपके जीवन में कहाँ एनर्जी में इम्बैलेंस आ रहा है, पहले उसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल, जब हमने लास्ट वीडियो में नेहा का एग्जाम्पल दिया था कि नेहा किस प्रकार से अपनी मदर इन लॉ के साथ के रिश्ते को डील कर रही थी, तो इसी प्रकार से आज नेहा का एक लाइफ का दूसरा एरिया हम एक्सप्लोर करते हैं कि नेहा अपने हस्बैंड के साथ इमोशंस में डील कर रही थी। एक एंगल से तो उसने अपनी लाइफ को हील किया, अब उसकी लाइफ में दूसरा एंगल सरफेस हो रहा है, क्योंकि आप जैसे जैसे परतें खोलते जाते हैं, हीलिंग करते जाते हैं, तो आपने कभी ऑनियन को देखा होगा, उसकी ऊपर की परत रुक्ष होती है और उसकी एकदम अंदर की जो परतें होती हैं वो बहुत नाजुक कोमल होती हैं। पर उन परतों को खोलने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर के लेयर्स को खोलना होगा। तो इसी प्रकार से जब आपके जीवन की जो वो एक कोमल, जो एक नाजुक अंदर की एक जो गॉड लाइक एनर्जी है, जो कम्प्लीटली एनलाइटन है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जो एक्सप्रेसिव है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको ऊपर की परतों को खोलना होगा। और ये ऊपर की परतें क्या हो सकती हैं, आपके डर, आपके जो इनसिक्योरिटीज़ या आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशंस या आपकी कंप्लेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जीवन के प्रति जो आपका अभिगम है, वो आपकी ऊपर की रुक्ष परतें हैं। तो इन परतों को खोलना होता है ना। तो जैसे नेहा ने अपनी एक परत खोली, अपने इन लॉज के साथ के रिश्ते को हील किया, तो उसकी दूसरी परत सरफेस होनी शुरू हो गई। यानी कि अब नेहा के लिए एक लाइफ का एक मेजर इश्यू सरफेस होने लगा। उसे पता चलने लगा कि अच्छा, मेरे रिश्ते में मेरे हस्बैंड के साथ भी कुछ और तरीके से भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हस्बैंड के साथ नेहा को क्या हो रहा था। वो हस्बैंड के लिए जितना भी कर रही थी, जितना भी डेडिकेटेड हो रही थी, कहीं ना कहीं पे वो खुद को सप्रेस्ड पाती थी। यानी कि उसे हमेशा लगता था कि मैं हस्बैंड को जितना समय दे रही हूँ या मैं उनके लिए जितना आगे चल के काम कर रही हूँ, वो उतना मेरे साथ नहीं है। हस्बैंड उतने अवेलेबल नहीं है जितनी नेहा हस्बैंड के लिए अवेलेबल है। और यह बात नेहा को हमेशा खाई जाती थी। उसी बात का उसे डिप्रेशन भी फील होता था कि वो हस्बैंड के लिए जितना कुछ कर रही है, वो हस्बैंड के लिए जितना अवेलेबल रह रही है, हस्बैंड के लिए जितना समय निकाल रही है, और वो सब कुछ करने के बावजूद हस्बैंड की तरफ से नेहा को प्रॉपर जितना वो दे रही है उतना उसे मिलना चाहिए था, एक्सपेक्टेशंस उसके फुलफिल नहीं हो रहे थे। और वहाँ नेहा धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रही। ये डिप्रेशन उसको कब से शुरू हो चुका था, पर इसके पीछे का कारण नहीं पता था। तो नेहा डिप्रेशन में जी रही थी, पर जैसे उसने अपनी मदर इन लॉ के साथ के रिश्ते को हील किया तो उसको अब दूसरी पैटर्न भी समझ में आने लगी। तो उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अब उसकी कंप्लेंट्स कहाँ है, किस प्रकार से वो किसके प्रति ब्लेमिंग मूड में है। तो उसने लिखना शुरू किया, अपनी नोट्स को लिखा, और जब वो लिखती गई अपनी फीलिंग्स को तो उसे पता चलता गया कि उसे हस्बैंड के बिहेवियर को लेकर डिससेटिस्फेक्शन है। तो उसी के लिए उसने काउंसलिंग लेनी शुरू की। जैसे जैसे उनकी बात हम सुनते गए, नेहा की बात जैसे सुनते गए, तो समझ में आता गया कि नेहा यहाँ पे हस्बैंड के साथ उसका जो भी रिश्ता है उसमें कुछ एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रही है तो रिटर्न में वो एक्सपेक्ट भी कर रही है कि वो जो इन्वेस्ट कर रही है उसका उसे आउटपुट मिले।
मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, आप जीवन में जब भी कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करोगे तो आप सोचोगे कि बदले में आपको उतना मिले। तो हकीकत में नियम क्या होता है, आप 10 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप सोचते हैं कि आपको 15 से 20 रुपये तो मिलने चाहिए, या इक्वल अमाउंट की चीज़ें, इक्वल वैल्यू की चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जिस प्रोडक्ट की वैल्यू 10 रुपये होती हैं, अगर उसकी क्वालिटी 10 रुपये से कम हो, 8 रुपये वाली हो, तो आपको कैसा फील होगा, इस बात को महसूस करिएगा। जब आप पैसा खर्च करते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके सामने आप सोचते हैं कि इक्वल वैल्यू की चीज़ आपको मिले, उसकी क्वालिटी, उस जो वैल्यू आपने इन्वेस्ट की है उसके बदले बराबर आपको उसकी क्वालिटी मिले। लेकिन पैसों की बात आती है, वहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि क्या हमें इक्वल वैल्यूज़ मिल रही है कि नहीं, पर इमोशंस में हम कभी भी ये चीज़ें चेक नहीं करते हैं। तो नेहा के साथ की काउंसलिंग में समझ आता गया कि नेहा यहाँ पे इमोशंस को इन्वेस्ट कर रही है, हस्बैंड के लिए वो टाइम को इन्वेस्ट कर रही है, वो इमोशनली अवेलेबल हो रही है, और जितना वो अवेलेबल होती जा रही है उतने ही उसके एक्सपेक्टेशंस बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ रहे हैं रिटर्न में कुछ पाने के। पर हस्बैंड की तरफ से उसे इतना मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही है। तो इमोशंस की एनर्जी का इम्बैलेंस यहाँ पे नेहा पा रही है। ये हमें उसके साथ की बात में समझ में आ गया। अब इसे नेहा को कैसे दिखाना, नेहा कैसे देख पाएगी कि वो जो इन्वेस्ट कर रही है उसे बदले में उतना नहीं मिल रहा है, इक्वल वैल्यू नहीं मिल रही है, इस वजह से वो डिससेटिस्फाइड हो रही है या डिप्रेशन में जा रही है। तो नेहा से हमने डिस्कस करना शुरू किया कि नेहा आप ये बताओ कि कब से आप हस्बैंड के लिए इतने डेडिकेटेड हैं। और नेहा ने बताना शुरू किया कि जब से शादी हुई, उसके जीवन का ये पहला प्यार था, और अपने हस्बैंड से शादी हुई, यानी कि जो व्यक्ति को उसने पहली बार देखा उसी से उसने शादी कर ली। ये अरेंज मैरिज थी, पर नेहा को उस व्यक्ति से प्यार, लगाव महसूस होने लगा। तो जब किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि हमें किसी से प्यार होगा तो हम उसके प्रति डेडिकेटेड हो जाएंगे, हम उसका ध्यान रखना शुरू करेंगे, हम उसके लिए अवेलेबल होना शुरू करेंगे, हम हर चीज़ों को करेंगे उस व्यक्ति के प्यार को पाने के लिए। तो नेहा जब से इस व्यक्ति को मिली तब से ही उस व्यक्ति से प्यार करने लगी थी। ये व्यक्ति भी उसके हस्बैंड भी उसे प्यार करते थे, पर नेहा की कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थे। तो यहाँ से समझना शुरू किया कि नेहा आप ये बताओ कि क्या बचपन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जहाँ पे आप किसी की वेट कर रहे हो और उसने आपको समय नहीं दिया, या अपने दोस्तों के साथ का कोई अनुभव। तो नेहा ने अपने स्कूल का कोई एक्सपीरियंस बताया कि जैसे उसकी सारी सहेलियाँ थी, वो सबके लिए बहुत कुछ करती थी, पर उतना वो फ्रेंड्स उनकी नेहा के बारे में सोच नहीं पाती थी, यानी कि नेहा उनके लिए हमेशा ही सोचती थी, नेहा उनके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहती थी। नेहा को कभी भी ये नहीं लगा कि किसी दोस्त की कभी भी किसी प्रकार की ज़रूरत के लिए उसको अवेलेबल नहीं रहना है, वो हमेशा तैयार होती थी। पर जब उसकी कभी कोई बारी आती थी या उसे कभी ज़रूरत होती थी, तो नेहा को ये फील नहीं आता था कि उसके लिए कोई खड़ा है। हमेशा उसे लगता था कि जैसे मैं हूँ वैसे मेरे साथ कोई नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न थी। इसकी और जड़ में जाना हुआ, इसकी और जड़ों में जाते गए हम, उसे और पूछते गए, और नेहा ने अपने बचपन के कोई अनुभवों को बताना शुरू किया, क्योंकि इसकी जड़ यहाँ से भी कहीं पीछे थी। तो धीरे धीरे पूछा नेहा से, बात करते करते बच्चे के रूप में, अगर उसकी कोई मेमोरीज हो तो आप बताइए। नेहा ने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं छोटी थी तो मुझे माँ बाप हर एक चीज़ देते थे, पर वो बहुत बिजी होते थे, उसके पेरेंट्स बहुत बिजी होते थे, और मम्मी ज़्यादा स्ट्रांग थी। मम्मी से डिसिप्लिन बहुत मम्मी को पसंद थी, और उसे डांटा करती थी मम्मी। यहाँ से मुझे समझ में आया कि हाँ, जड़ यहाँ पे हो सकती थी। पर नेहा ने इतना ही बताया कि मम्मी डिसिप्लिन लवर थी, तो बच्चे होने के नाते नेहा अगर कुछ गंदा कर दी या मम्मी के एक्सपेक्टेशंस पे खरी ना उतरे तो मम्मी उसे डांटा करती थी। इसके अलावा अपने पेरेंट्स के साथ नेहा को और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका चाइल्डहुड बहुत बड़ा अच्छा था। तो और कोई जड़ दिखाई नहीं दे रही थी,
पर समझ में आ रहा था कि हाँ, प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। थोड़ी सी और इंक्वायरी करते करते यह समझ में आने लगा, नेहा ने जैसे अपने शब्दों को यूज़ करना शुरू किया कि मम्मी जैसे ही डिसिप्लिन मम्मी को ज़्यादा पसंद थी तो मम्मी डांट लेती थी, और डांट के बड़े ज़ोरों से वो डांटती थी, बड़े ज़ोरों से डांटती थी, और मैं डर जाती थी। और उस समय पे फिर मैं अपने रूम में चली जाती थी, मैं अकेली बैठ लेती थी। उस समय नेहा की उम्र हालांकि 4 से 5 साल होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो। तो यहाँ से उनको एक और सवाल पूछा कि जब आप बच्चे के रूप में आप रूम में जाके बैठ जाते थे तो आपको कैसा फील होता था? नेहा ने रिकॉल करना शुरू किया और उसने बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी को खुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मम्मी को खुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और वहाँ से धीरे धीरे फिर नेहा ने याद करना शुरू किया कि उसके बाद धीरे धीरे मैंने गंदा करना छोड़ दिया और मम्मी को खुश करने के लिए मम्मी को जैसा पसंद है वैसा करना शुरू किया। तो नेहा ने अपनी क्वालिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया। गंदा करना, खेलना, ऊपर चढ़ना, सोफ़े पे चढ़ना या बेड पे चढ़ना, चद्दर को मैली करना या सलवटें पड़ना, इन सारी चीज़ों का नेहा ध्यान रखती गई। उसे वहाँ से समझ में आया कि जो मम्मी डिसिप्लिन लवर थी, मम्मी को प्लीज़ करने के लिए नेहा ने अपनी क्वालिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। यहाँ से नेहा के सबकॉन्शियस पे एक चीज़ बैठ गई कि अगर मम्मी को खुश रखना है तो मम्मी के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा जो मम्मी को पसंद है, और जब मैं ये करूँगी तो मम्मी मुझे प्यार करेगी। और जब नेहा ऐसे बर्ताव करती थी तो मम्मी वाकई ही नेहा से बहुत प्यार करती थी। पर अगर गलती से नेहा ने कुछ गंदा कर लिया या कोई चीज़ उसने ऐसी कर दी तो वहाँ पे मम्मी की डांट पड़ती थी। नेहा के छोटे से दिमाग में यह चीज़ बैठ चुकी थी कि मम्मी को खुश करना होगा तो मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, यानी कि एनर्जी का इम्बैलेंस यहाँ से शुरू हो गया। जब भी मम्मी घर पे होती थी, जॉब से रिटर्न आती थी, नेहा स्कूल से आ चुकी होती थी, नेहा मम्मी के लिए पहले से ही चीज़ें बना के रखती थी। उस समय पे नेहा मम्मी को प्लीज़ करने के लिए अब समय से ज़्यादा बड़ी होने लगी थी, यानी कि छोटी सी एज में ही उसने अपने इमोशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करके मम्मी के लिए ज़्यादा अवेलेबल होना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे और आगे बढ़ती हैं। नेहा जब 14 साल की हो गई तो उसने ये महसूस करना शुरू किया कि घर का उसने पूरा काम संभाल लिया। इससे पहले नेहा को ये एक्नॉलेजमेंट नहीं था, ये अवेयरनेस नहीं थी कि बहुत कम उम्र में उसने ये सब संभाला था। इन चीज़ों में नेहा को लगता था कि मैंने तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया था, पर इसके पीछे के जो साइकोलॉजिकल वुंड्स थे, इमोशनल वुंड्स थे, उसके बारे में नेहा को नहीं पता था। तो देखने जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, पर आपका सबकॉन्शियस कहाँ अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। जो प्लेफुलनेस, जो नेचुरल आपकी क्वालिटीज़ हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं आप। तो 14 साल की उम्र पर नेहा ने घर का सारा काम सीख लिया था, और जब भी मम्मी जॉब से आती थी वो मम्मी के लिए चाय बना के रेडी रखती थी, अवेलेबल रहती थी, मेंटली फिजिकली नेहा अवेलेबल रहती थी। पर उसे अंदर अंदर हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन रहता था कि उसे जो चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है, उसे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पर 14 साल के बाद नेहा बड़ी होने लगी। इससे पहले जब वो स्कूल में थी, अपनी फ्रेंड्स से भी उसे ये होता था कि फ्रेंड्स अगर मुझसे तभी खेलेगी, तभी बात करेगी जब मैं उनको जो पसंद है वो चीज़ें करूँगी। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ तभी खेलेगी या तभी बात करेगी जब उनको जो पसंद है वो चीज़ें मैं करूँगी। तो नेहा उनको प्लीजिंग एटीट्यूड से उनके साथ खेलती थी, पर अंदर अंदर नेहा को हमेशा से महसूस था कि उनमें से कोई भी एक फ्रेंड मेरे साथ अगर मेरी ज़रूरत पड़ने पे खड़ी नहीं होती है। 14 साल के बाद नेहा अब आगे बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। 17-18 साल की उम्र पे उसे वो सपने देखने लगी कि यहाँ कोई मुझे नहीं समझता है या कोई मेरा नहीं है, पर जब मैं किसी से प्यार करूँगी, किसी से शादी करूँगी, तो मेरा जो पर्सन होगा वो तो मेरा होगा। मैं उसके साथ वो सारी चीज़ें करूँगी जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरे सपने हैं, जो मुझे प्रेम चाहिए, जो मुझे समझे ऐसा हो व्यक्ति। तो उसने ये अपेक्षाएं बांध ली थी, और इसकी वजह से जब किसी व्यक्ति को उसने पहली बार देखा, हालांकि ये अरेंज मैरिज था, जब उसने पहली बार देखा तो उसी समय पे उस व्यक्ति से उसे प्यार हो गया। नेहा के अंदर प्यार बहुत भरपूर था,
पर वो ना किसी को दे पाई थी ना किसी का ले पाई थी। रीज़न, वो सिर्फ प्लीजिंग एटीट्यूड में थी। तो जैसे ही उसकी शादी हुई, उसने जो उसके अंदर भरा पड़ा प्यार था वो सब कुछ न्यौछावर करना शुरू कर दिया उसके हस्बैंड को। पर धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वो जितना दे रही है उसके सामने उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, उसे नहीं मिल रहा है, और उस चीज़ का उसे डिप्रेशन आने लगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि नेहा तो इनोसेंट थी, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, है ना। फिर उसके साथ जो भी हो रहा है, जो भी घट रहा है, और उसमें उसकी जो सफरिंग बढ़ रही है, इसके लिए यहाँ पे नॉलेज क्या है, नेहा कैसे इससे फ्री हो पाए। जैसे ही नेहा की पूरी काउंसलिंग हो गई, हमने पूरे सारे इश्यूज़ को समझ लिया कि इसकी जड़ यहाँ पे है। नेहा के साथ हमने एज रिग्रेशन का सेशन किया। एज रिग्रेशन के सेशन में हम उसको पास्ट में ले गए, प्रेजेंट लाइफ के पास्ट इवेंट्स में, और वहाँ से उसने अपने चाइल्डहुड के ये जो एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर उसकी मम्मी डांट रही है, पर्टिकुलर उस एक्सपीरियंस को रिकॉल करवाया गया। सबकॉन्शियस लेवल पे उसने उस एक्सपीरियंस को देखा जहाँ पे उसे लग रहा है कि मम्मी को डिसिप्लिन पसंद है, गंदा करना पसंद नहीं है। जो बच्ची सहम जाती है, डर जाती है, उस बच्ची को वहाँ पे उसने जो अपनी क्वालिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था उसे एक्नॉलेज करवाया गया। वहाँ से हायर गाइडेंस नॉलेज रिसीव करवाई गई कि ओके, कि आप अगर गंदा करते हैं या आप बच्चे के रूप में अगर शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं, मम्मी को पसंद नहीं आ रहा है, जो कॉम्प्रोमाइज़ आपने इस एज पे यहाँ पे किया है, उसके लिए हायर नॉलेज क्या है, आपकी सबकॉन्शियस आपको ज़रूर गाइड करेगी। और कुछ ही देर में नेहा ने रियलाइज़ करना शुरू किया कि वो जो ब्लॉक्स था, जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ का या फिर प्लीजिंग एटीट्यूड का जो ब्लॉक था, वो उसने रिलीज़ करना शुरू किया और अपनी नेचुरल एनर्जी में वो वापस आने लगी कि आई लव माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू प्लीज़ एनी वन टू रिसीव एनी वंस लव। यानी कि मम्मी को खुश करने के लिए मुझे अपनी क्वालिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके इस बच्ची के दिमाग में एक ब्लॉक की तरह पड़ा था कि मम्मी को मैं कुछ एक्स्ट्रा दूंगी, मम्मी को खुश करूंगी तो ही मम्मी का प्यार मिलेगा। वही ब्लॉक हस्बैंड के लिए भी सेम तरीके से वर्क कर रहा है। नेहा बड़ी हो चुकी है, पर उसके अंदर का जो 5 साल का 4 साल का बचपन है, वही हस्बैंड को प्लीज़ भी कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी भी दे रहा है, और यहाँ से वो विक्टिमाइज्ड भी हो रहा है। जब नेहा ने खुद से कनेक्ट होना शुरू किया, उस छोटी सी बच्ची को एक्सप्रेस करने दिया, प्लीजिंग एटीट्यूड से उसे बाहर निकाला, हायर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपको किसी को भी प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और नेहा वहाँ से कम्प्लीटली क्योर होकर वापस आई। अब धीरे धीरे जब वो रिटर्न आ रही है, उसे ये एहसास हो रहा है कि एनर्जी इम्बैलेंस हो जाने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई है। यानी कि जहाँ पे गिव एंड टेक इक्वल नहीं है। मैं किसी से प्यार करती हूँ, पर वहाँ से मुझे जितना मिल रहा है इक्वल लेवल पे आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, इक्वल लेवल पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब ये सेशन हुआ, उसके कुछ दिन तक नेहा ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, पर काफ़ी दिनों के बाद उसका मैसेज आया कि यस आई एम वेरी हैप्पी एंड नाउ मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मैं जिस प्रकार से प्लीजिंग एटीट्यूड से जुड़ी थी, इसलिए वहाँ पे मैं एक्सेस दे रही थी, एक्स्ट्रा दे रही थी। और ये प्लीजिंग एटीट्यूड अगर मैं मेरे अंदर से, मेरे सबकॉन्शियस से हट गया, तो अब मुझे उनका प्यार पाने के लिए प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना भी उनके लिए कर रही हूँ, उनके लिए बहुत इनफ है, और उनका मेरे प्रति जो प्यार है वो मल्टीप्लाइड हो गया है। अब हम दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। और उसका मैसेज पाकर हम बहुत खुश हुए, उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, और मन ही मन मैंने ये सोचा कि नेहा अभी आपने दूसरी परत निकाली है, अभी तीसरी सामने आएगी। कुछ दिनों के बाद आप और तीसरी लेयर को सरफेस करोगे, और जिसके क्वेश्चन के लिए आपको हमारे साथ वापस जुड़ना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। इसी प्रकार से आपका सबकॉन्शियस काम करता है। इस इंसिडेंट को मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया है कि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उसकी एक एक परतों को हटाइए। सब कुछ साथ में हटाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हटा नहीं पाओगे। दूसरा, एनर्जी एक्सचेंज को अच्छे तरीके से समझिएगा। कभी किसी बार किसी समय पे आपने किसी से हेल्प ले ली होगी,
बदल दी होगी और बदले में आपने उनको कुछ नहीं दिया होगा, आप कैसा महसूस करेंगे? ऑब्लाइज्ड फील करेंगे, आपको हमेशा ऑब्लिगेशन या ऑब्लाइज्ड फील होगा, हमेशा लगेगा आप उनसे कहीं पे दबे हुए हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ। अगर किसी ने आपको कोई मदद कर दी और बदले में आपने छोटा सा भी उनके लिए कुछ कर दिया, तो आप इक्वल लेवल पे आ जाओगे एंड फ्रीडम को फील करोगे। इसी प्रकार से पैसों की लेन देन में भी अगर इक्वल एनर्जी आपने दी है और इक्वल क्वालिटी का आपको मटेरियल मिल जाता है, तो आप बहुत खुश भी होते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, है ना, ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं अगर आपको दूं कि आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो, रेस्टोरेंट में आपने खाना ऑर्डर किया और खाना आ गया, आपने खा भी लिया और उसको पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, वहाँ पे आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा, लेकिन आपको अंदर ही अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है कि 700 रुपये का बिल बन गया पर खाने में मज़ा नहीं आया। फिर जब भी आपको दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाना होगा तो आप दो बार सोचोगी, चलो इससे अच्छा कोई नई ट्राई कर लें। घाटा किसका है? उस रेस्टोरेंट के ओनर का भी है, क्योंकि वो भी सर्वाइव कर रहा है और साथ साथ में आपने वन टाइम जो एनर्जी एक्सचेंज किया वो वेस्ट चला गया, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, दोनों का घाटा है। तो जिस समय आपको उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई है, उसी समय आपको उनको मुंह पे बोलना है कि आपने जितने भी चार्जेस लिए हैं उसके सामने आपकी फूड की क्वालिटी या आपने जो सर्व किया है वो वर्थ नहीं है। हो सकता है आप इसको कंप्लीट इम्प्रूव कर लेंगे तो आप उसका बेनिफिट पाएंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, अदरवाइज कस्टमर छूट जाएंगे। तो आप इसमें इम्प्रूव करने की प्रॉमिस करते हैं तो हम दोबारा आ सकते हैं, अदरवाइज हम कोई नई रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे। इतना साफ बोलने में कितनी देर लगती है, और जब आप ये बोल देते हैं तो उसका कोई गिल्ट या कोई आपके अंदर बोझ नहीं रहता है कि आप कहीं ज़्यादा पैसे देकर आ गए। गलती किसी से भी होती है, पर आप जब साफ मन से उसे बता देते हैं कि आपकी ये गलती है, इसको इम्प्रूव कर लीजिए, अगर सामने वाला समझता है कि वो उसे करनी चाहिए तो उसका भला हो जाएगा, साथ साथ में आपके अंदर बोझा नहीं रहेगा। पर आप ऑब्जर्व करिएगा कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में आप गए और उसके चार्जेस भी आपने देखे कि बहुत नॉर्मल रेट्स हैं और आपने ऑर्डर किया फूड और आपके टेबल पे वो सर्व भी हो गया और आपने बहुत टेस्टी खाना बहुत मज़े से आपने खाया, फुल्ली सेटिस्फाइड हुए और आपके सामने बिल आता है, शायद लास्ट टाइम आपका 700 आया था, इस टाइम 900 आया। हो सकता है आपने ज़्यादा खाया या हो सकता है उसके कुछ चार्जेस ज़्यादा हो, पर वो 900 रुपये भी आप बड़ी खुशी से देंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी मिली है ना। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज जो हो रहा है वो बहुत सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो रहा है, इक्वल लेवल पे हो रहा है। जो उसके जीवन में भी, जो ओनर है रेस्टोरेंट का, उसके जीवन में भी बरकत देगा और आपके मन में भी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव आएगा कि हाँ जी आपने बहुत अच्छा खिलाया। अब दोबारा वहाँ जाओगे, अपने 4 दोस्तों से भी आप बताओगे कि अगर आपको रेस्टोरेंट ट्राई करनी है तो यहीं जाना, बहुत बढ़िया था, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो ये क्या दिखाता है? इक्वल एनर्जी एक्सचेंज। तो एनर्जी एक्सचेंज आपका हर एक एरिया में होता है, हर एक फैक्टर में होता है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी रिलेटेड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, कहीं पे भी आपका एनर्जी एक्सचेंज इक्वल लेवल पे होता है। इसके बाद तीसरा पहलू मैं आपसे बताती हूँ कि जैसे हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। दिस इज़ फॉर जस्ट शेयरिंग कि एनर्जी एक्सचेंज जब भी करते हैं और हम कोई चीज़ एस्टेब्लिश करते हैं या उसको डेवलप करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि आपसे हमारी तरफ जो एनर्जी आई है वो न जाने कितने लोगों का पेट पालेगी। कुछ सामान आ गया, उसके घर में वो एनर्जी गई, कोई वर्कर्स ने यहाँ पे काम कर लिया, उसके घर में वो एनर्जी गई, अगर 2 स्टाफ हैं तो स्टाफ के घर में एनर्जी जा रही है, और इसके अलावा कल को ये सेंटर हम और डेवलप करते हैं तो उसमें जुड़ने वाले हर एक लोगों को एनर्जी एक्सचेंज होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ से जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वर्कशॉप सीख रहे हैं उनको हम प्रैक्टिस देना शुरू कर रहे हैं, उनको पे करते हैं। तो ये चीज़ें सोचिए, एक एनर्जी कितने लोगों तक जा सकती है। कभी आप अपने जीवन में कहीं पे भी बाहर निकलो और 10 रुपया आप खर्च कर रहे हो, या आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, या आप 1000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो,
ऑब्जर्व कर लीजिए, जहाँ पे आपको इक्वल वैल्यू मिल रही है उसी जगह पे एनर्जी एक्सचेंज करिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर क्वालिटी नहीं मिल रही है, कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, आपकी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और कर्मा क्लियरेंस भी नहीं होगा। पर आप जहाँ पे सोच समझ के प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, प्रॉपर तरीके से योगदान देते हैं, तो आपके ज़रिए सोचिए जीवन में कितने लोग सर्वाइव करेंगे, कितने लोग अपने जीवन में बेसिक डे टू डे लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। तो जब भी आप एनर्जी एक्सचेंज करें, बड़े दिल से करें। किसी को भी जब आप छोटी सी चीज़, किसी ग्रेन अनाज की दुकान में कोई छोटी सी चीज़ खरीदने जाएं, धन्यवाद ज़रूर करें। क्यों? तो कि जो आप दे रहे हैं वो मल्टीप्लाइड होकर आपकी तरफ वापस आता है। एनर्जी हमेशा इन्फिनिटी में रोटेट करती है। कहीं पे आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 100 होकर आपकी तरफ वापस आएंगे, क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये एक सामान्य नियम है। दूसरा, वो इन्फिनिटी में रोटेट करती हैं। तो इन्फिनिटी में यानी कि आपने जो दिया वो घूम फिरा कर मल्टीप्लाइड होकर वो आपकी तरफ वापस आता है, और आप जितना देते हैं उतना आपको मिलता है। इसका उदाहरण है हमारी माँ प्रकृति। जब ज़मीन में एक बीज बोते हैं और उसमें से जब पेड़ उगता है, उसके फल लगते हैं, तो वो हमेशा एक फल नहीं देती है, मल्टीप्लाइड होकर देती है ना। वो मल्टीप्लाइड करके देती हैं, और उसमें से जितने और बीज निकलते हैं उसके कितने और पेड़ उग सकते हैं। इसके अलावा एक ही साल वो फल नहीं देती है, हर साल देती है, कितने सालों तक देती है। तो एक बीज का ये परिणाम हो सकता है, तो आपका एक सिक्के का कितना परिणाम हो सकता है, ये सोचिएगा। चौथी बात मैं यहाँ से शेयर करती हूँ आपको आगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर ये इम्पॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी को जीना चाहता है, रिलेशनशिप्स की अबंडेंस को जीना चाहता है, सब कुछ अनुभव करना चाहता है। तो थोड़ी लंबी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, आप 2 पार्ट में इसको सुन लीजिएगा। इसके बाद का जो मैं आपसे चौथा पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप जब किसी को कुछ देते हैं तो वो उगे, हमेशा वो फलना चाहिए, उगना चाहिए। तो कभी पूछा जाता है कि क्या किसी को दान दक्षिणा करना सही है या गलत, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। क्या तो फिर हमें किसी को दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है ना। तो दान और दक्षिणा एक ऐसा विषय है कि आप कहाँ दान कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है ना। आप मंदिर जाते हैं और मंदिर के अंदर आप कुछ पैसे चढ़ा देते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ उसका उपयोग कौन करता है, किसके पास जाते हैं और इसके साथ क्या होता है, पहली बात। दूसरा, किसी भिखारी को आपने दिए तो हट्टे कट्टे पुरुष या स्त्री को नहीं देने हैं, ना ही छोटे बच्चों को देना है। ऐसे व्यक्तियों को आप देंगे तो ये एक व्यापार फल चुका है, जहाँ पे लोग काम धंधा बंद करके अपने हाथ पैर सही हैं फिर भी भीख मांगते हैं और लाचारी भरा जीवन खुद ब खुद जीते हैं, जहाँ से उनका प्रोग्रेस नहीं है। बच्चों से भी ऐसे काम करवाए जाते हैं तो बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे नहीं देना है। पर कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो या अपाहिज हो या बीमार व्यक्ति हो, उसको पहली प्रायोरिटी है आपको खाना खिला देना। लेकिन अगर नज़दीक में आपको खाना कुछ ना मिले तब जाके उसे पैसे दो, वरना मोस्टली आपने देखा होगा कि ऐसे लोग शाम को इकट्ठे हुए पैसे से दारू पी लेते हैं या उसे बर्बाद कर लेते हैं, या कोई आके उनसे छीन जाता है। उनको जहाँ पे जिसने बिठाया होगा, ऐसी गैंग्स भी काम करती हैं, तो उनसे छीन लिए जाते हैं। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे भी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ विषयों के आंसर देने ज़रूरी थे। सो इसी एनर्जी एक्सचेंज के और टॉपिक के ऊपर मैं आपसे ये डिस्कस कर लेती हूँ कि आपको किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, और बाकी तो एनर्जी एक्सचेंज कैसे करनी है ये आपका अपना पर्सनल विषय है ना। पर हर एक चीज़ों की कीमत है, और जब आप उन कीमत को चुका के जब आप इक्वल वैल्यू लेते हैं तो ही आप सेटिस्फैक्शन भी पाते हैं और कर्मा क्लियरेंस भी करते हैं। आपके जीवन का अगर 100% आपके जीवन का हिस्सा है तो उसमें समझ लीजिए कि आप 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपीज़ आपको हमेशा किसी के लिए यूटिलाइज़ करने हैं। अब पैसे को करें, समय को करें, अपनी इमोशनल एनर्जीज़ को करें, हार्ट एनर्जी को किस प्रकार से आप यूटिलाइज़ करेंगे ये आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास जैसे मनुष्य का जीवन है, उसके अलावा प्राणी, पक्षी और कुदरत, प्रकृति, सबका जीवन है। तो आपका जीवन का
100% हिस्सा, उसमें से 30% हमें बाकी के एस्पेक्ट्स को देना होगा। यानी कि पक्षियों को चन्न डाल देना, खाना डालना, पानी रखना, या कुत्ते गाय बिल्ली को थोड़ा सा खाना देना, या आपके आसपास के कुछ पुअर लोग हैं, सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको मदद करनी हो, किसी को पढ़ा दिया, एजुकेशन दे दिया। किसी को दान देने से बड़े पुण्य का काम ज़्यादा ये होता है कि आपने किसी को एजुकेशन दिया या उसे एजुकेशन लेने के काबिल बनाया। किसी की स्कूल की फ़ीस भरी, किसी के यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर दी, या किसी को बुक्स खरीद के दे दी। अगर ऐसे काम करेंगे तो हो सकता है आपका ये जीवन आपको सफल महसूस होगा। संतुष्टि पाने के लिए कोई बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे तरीके से आप जीवन में संतुष्टि पा सकते हैं। धन्यवाद। इसी विषय को कभी और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये 10वां पार्ट है, इसके बाद और भी सीरीज़ आएगी। नेहा के एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी, कैसे नेहा ने अपनी पूरी लाइफ को हील किया हुआ है। जी धन्यवाद।